मैं एक महिला हूं और अभी मेरी उम्र 30 के दशक में है। लेकिन जब ये घटना घटी थी तब मैं अपनी 20s के आखिरी सालों में थी। ये बात है साल 2014 की, यानी पूरे 12 साल पहले की, जब मैंने पहली बार एक ऐसी तस्वीर देखी थी जिसमें एक मुस्कुराती हुई युवा महिला बिस्तर पर बैठी हुई दिखाई देती है और उसके पीछे दूर दूर तक फैले चीड़ के पेड़ों से ढके पहाड़ों का इतना शानदार नजारा था कि शायद ही आपने कभी उससे खूबसूरत दृश्य देखा हो। मुझे याद है कि उस समय मैं यही सोच रही थी कि क्या ये सचमुच उसी महिला का घर है, और अगर हाँ तो मुझे भी ऐसी पहाड़ियों वाले स्वर्ग जैसी जगह पर रहने के लिए क्या करना पड़ेगा। मैंने इस बारे में थोड़ा रिसर्च किया और तब पता चला कि वो महिला सचमुच उन्हीं पहाड़ों में रह रही थी, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। वो जिस जगह पर ठहरी हुई थी वो दरअसल एक फायर लुकआउट टावर था। इतना ही नहीं, उसे वहां एक बार में कई कई महीनों तक रहने का मौका मिलता था, और सबसे हैरानी की बात यह थी कि इसके लिए उसे पैसे भी मिलते थे। उसी पल से मैं इस काम को लेकर पूरी तरह दीवानी हो गई। मुझे लगा कि एक पूरी गर्मी का मौसम फायर लुकआउट बनकर बिताना जिंदगी का सबसे बड़ा रोमांच होगा। मुझे यह भी लगा कि इस काम में आना शायद ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन इन दोनों बातों में मैं पूरी तरह गलत साबित हुई। मुझे लगा था कि मैं बस अप्लाई करूंगी और कुछ ही महीनों में फायर लुकआउट बनकर पहाड़ियों में पहुंच जाऊंगी। लेकिन हर साल जितनी भी वैकेंसीज निकलती थीं, जो लगभग 40 से 50 होती थी, उनके लिए फॉरेस्ट सर्विस को हजारों नहीं बल्कि दसियों हजार एप्लीकेशंस मिलती थी। इसके अलावा अप्लाई भी कई महीने पहले करना पड़ता था ताकि लास्ट डेट निकलने से पहले एप्लीकेशन वहां पहुंच जाए, क्योंकि फॉरेस्ट सर्विस को सभी एप्लीकेशंस की जांच करनी पड़ती थी। साल 2014 में जब मैंने पहली बार अप्लाई किया तब मैं उस काम के लिए अंडर क्वालिफाइड थी, इसलिए कुछ ही दिनों के भीतर मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई। उसके बाद मैं वहां से चली गई और वॉलंटियर के रूप में कई जगह काम किया, क्योंकि हाई स्कूल के तुरंत बाद अपने एक्सपीरियंसेस बढ़ाने और अपना रिज्यूमे बेहतर बनाने का यही सबसे अच्छा तरीका था। फिर साल 2015 आया और मैंने एक बार फिर से अप्लाई किया, लेकिन कई हफ्तों तक उम्मीद और प्रार्थना करने के बाद आखिरकार मुझे ये खबर मिली कि इस बार भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ये रिजेक्शन पहली बार से भी कहीं ज़्यादा तकलीफ देने वाला था, क्योंकि इस बार मैंने खुद को इस नौकरी के लायक बनाने के लिए सचमुच बहुत मेहनत की थी। लेकिन शायद कम्युनिटी गार्डन्स में एक साल तक बीच बीच में काम करने और नेशनल आर्बोरेटम में थोड़े समय तक काम करने के बावजूद भी मुझे इनएक्सपीरियंस्ड गिना गया। इसके बाद भी मैंने हार नहीं मानी और अगले 2 साल तक लगातार अप्लाई करती रही। लेकिन जब 2017 की छुट्टियों से ठीक पहले मैंने 2018 के सीजन के लिए अप्लाई किया, तब तक मैं इतनी निराश हो चुकी थी कि मैंने उस गर्मी के मौसम के लिए दूसरे प्लान्स भी बना लिए थे। मैंने मन ही मन सोच लिया था कि अगर इस बार भी फायर लुकआउट बनने का सपना टूट गया तो वो मेरे लिए बस ऐसी बात होगी जिसका मुझ पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। लेकिन सबसे मज़ेदार और विडंबना वाली बात यह है कि जिस साल मैंने पहली बार ये मान लिया था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, उसी साल आखिरकार मेरा सिलेक्शन हो गया। और मैं ये सारी बातें इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि फायर लुकआउट बनने के लिए मुझे कितने लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ा था। मैंने सिर्फ इंतज़ार ही नहीं किया था, बल्कि इस मौके के लिए कड़ी मेहनत भी की थी। और सच कहूँ तो मैं साल 2014 वाली लड़की से बिल्कुल अलग इंसान बन चुकी थी। अब मैं ज़्यादा उम्र दराज थी, ज़्यादा समझदार थी, ज़्यादा एक्सपीरियंस थी और अपना ख्याल रखने में पहले से कहीं ज़्यादा सक्षम थी। लेकिन मेरी चाहत आज भी वही थी। मुझे पूरे दिल से यकीन था
कि जंगल के बीच 3 महीने बिताना मुझे इमोशनली और स्पिरिचुअली ऐसी संतुष्टि देगा जिसकी मैं ठीक ठीक कल्पना भी नहीं कर सकती। और शायद ऐसा होता भी अगर एक इंसान बीच में ना आया होता। जब मुझे ईमेल मिला जिसमें बताया गया था कि मुझे किस लुकआउट टावर पर तैनात किया गया है, तो मेरे मॉम, डैड और मैंने मजाक किया कि उस जगह का नाम इस मौके के लिए बिल्कुल सही था। मैंने अपने इस सपनों वाली जगह के लिए पूरे 4 साल इंतज़ार किया था। इसलिए जब पता चला कि मुझे वॉशिंगटन स्टेट के गोल्ड माउंटेन भेजा जा रहा है, तो हम सबको ये नाम बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल उपयुक्त लगा। गोल्ड माउंटेन का लुकआउट टावर पूरे स्टेट का सबसे ऊंचा ऐसा टावर था जिसमें लोग रह सकते थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं उस समय कितनी ज़्यादा एक्साइटेड और खुद को कितना भाग्यशाली महसूस कर रही थी। गोल्ड माउंटेन पर फायर लुकआउट की तैनाती पूरे 1 सीज़न के लिए होती थी, जो लगभग 3 महीनों का होता था। आप जून के आखिरी दिनों में वहां पहुंचते, पूरा अगस्त और सितंबर वहीं बिताते और फिर अक्टूबर की शुरुआत में नियमित बारिश लौट आने पर वापस चले आते। मैंने पोर्टलैंड से स्पोकेन के लिए रात की फ्लाइट पकड़ी, सुबह सुबह वहां उतरी और एक गाड़ी किराए पर लेकर लगभग 170 मील का सफ़र तय करते हुए गोल्ड माउंटेन पहुंची। मुझे लगा था कि उस जगह को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो जगह न सिर्फ आसानी से मिल गई, बल्कि उसके लिए अलग से अपनी एक सड़क भी थी जिसका नाम था गोल्ड माउंटेन लुकआउट ड्राइव। मैं सुबह के बीच के समय वहां पहुंची, एक स्थानीय फॉरेस्ट रेंजर से मिली और कुछ आखिरी ज़रूरी बातें समझाने के बाद उसने मुझे टावर की चाबियां सौंप दी। जाने से पहले उसने चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ मुझसे पूछा कि क्या मेरे मन में अभी भी कोई दूसरा विचार चल रहा है। उसने बताया कि वो हर वॉलंटियर फायर लुकआउट को पूरे सीज़न के लिए जिम्मेदारी लेने से पहले आखिरी बार पीछे हटने का मौका ज़रूर देता है। वो मुस्कुरा रहा था क्योंकि शायद उसे साफ दिख रहा था कि मैं कितनी उत्साहित और बेसब्री से इस पल का इंतज़ार कर रही थी, और उसे अच्छी तरह पता था कि अब जबकि मेरा सपना सच होने जा रहा था, मैं किसी भी हालत में पीछे हटने वाली नहीं थी। जब मैंने उससे ये बात कही तो वो हंस पड़ा। फिर उसने मुझे चाबियां दी, अपने ट्रक में बैठा और वहां से चला गया, और मैं खुशी से जैसे फूली नहीं समा रही थी। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि अपना सामान लेने जाते हुए मैंने खुशी में थोड़ा सा नाच भी लिया। लेकिन इस जगह की 2 कमियां थी। पहली, नहाने के लिए मुझे पास की एक छोटी धारा का इस्तेमाल करना पड़ता, और दूसरी, टॉयलेट यूज़ करने के लिए हर बार टावर से नीचे तक पैदल उतरना पड़ता, क्योंकि वहाँ केवल एक केमिकल टॉयलेट था। ऐसा नहीं था कि मैं पूरी दुनिया से कटी हुई रहने वाली थी। हर कुछ हफ्तों में एक फॉरेस्ट रेंजर वहाँ आता था ताकि पोर्टेबल टॉयलेट के केमिकल कंटेनर को बदल सके, साथ ही ये भी देख सके कि मैं ठीक हूँ और कहीं बिना बताए गायब तो नहीं हो गई। उसी दौरान मुझे थोड़ा सा समय मिल जाता था कि मैं कम्युनिटी स्टोर जाकर अपनी ज़रूरत का राशन और बाकी सामान खरीद लाऊं। इन सब के अलावा मैं लगभग पूरी तरह दुनिया से कटी हुई थी। सबसे नज़दीकी आबादी वाली जगह भी दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग 15 मील दूर थी, और सच कहूँ तो मैं बिल्कुल यही चाहती थी। लेकिन जैसा कि एक पुरानी कहावत है, जो चाहो उसे मांगते समय ज़रा संभल कर मांगो, क्योंकि हो सकता है वो सचमुच तुम्हें मिल जाए। जैसा कि मैंने पहले बताया था, अगर मुझे ठीक से नहाना धोना होता तो उसके लिए मुझे पास की एक छोटी सी धारा तक पैदल जाना पड़ता था। शुरुआत में जंगल के बीच आधे कपड़ों में होने का ख्याल मुझे थोड़ा डराता था, इसलिए पहले कुछ दिनों तक मैं तौलिए के नीचे स्विमिंग सूट पहनकर ही वहां जाती थी। लेकिन जब मैंने पहली बार उस धारा के गहरे हिस्से को देखा तो मेरा सारा डर
सचमुच पानी में बह गया। हालांकि पानी सिर्फ मेरी पिंडलियों तक ही आता था, लेकिन धारा के तल में पड़े पत्थर और रेत इतने चिकने थे कि उन पर नंगे पैर आराम से चला जा सकता था। और पानी इतनी तेजी से बहता था कि मुझे कभी गंदे या ठहरे हुए पानी में नहाना नहीं पड़ता था। मैं अपने शरीर में तौलिया लपेटकर, पैरों में चप्पल पहनकर और साथ में अपने गंदे कपड़े लेकर वहां जाती थी, ताकि वहीं उन्हें धो भी सकूं। मेरे एक हाथ से तौलिया हमेशा मजबूती से पकड़ा रहता था, जबकि दूसरे हाथ में मेरा छोटा सा टॉयलेटरी बैग होता था, और उसके साथ सबसे जरूरी चीज, मेरा बेयर स्प्रे का कैन। इस बात से जुड़ी एक और चीज है जिसके बारे में मुझे लगता है कि यहां बता देना चाहिए। मुझे पता है कि बहुत से वॉलंटियर फायर लुकआउट अपने साथ बंदूक रखना पसंद करते हैं, लेकिन मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मुझे मालूम है कि कुछ लोगों को यह फैसला पागलपन लग सकता है, खासकर तब जब उन जंगलों में भालू और कुगर खुलेआम घूमते रहते थे। लेकिन सच कहूं तो मुझे पूरा भरोसा था कि मेरे पास मौजूद बेयर स्प्रे और टावर में रखा टेजर, इन दोनों की मदद से मैं लगभग किसी भी खतरे से अपना बचाव कर सकती थी। और बाद में ये बात सही भी साबित हुई। इसलिए इस फैसले को लेकर मुझे अपनी सोच सही लगती है। हालांकि ये साबित करने के लिए जिस हालात से मुझे गुजरना पड़ा वो बहुत डरावना था। खैर, अब मेरी 13 हफ्तों की तैनाती में 3 हफ्ते बीत चुके थे और मैं फायर लुकआउट वाली जिंदगी में काफी सहज हो चुकी थी। फिर एक दिन मैं सीढ़ियों जैसे घुमावदार रास्ते से नीचे उतर रही थी, जो लुकआउट टावर से जंगल की ओर जाता था। मैं धीरे धीरे एक धुन सीटी में बजा रही थी और फिर से नहा धोकर ताज़ा होने का सोचकर खुश थी। लेकिन जैसे ही मैं जंगल के अंदर पहुंची और उस जगह से लगभग 100 मीटर दूर थी, जहां धारा का गहरा हिस्सा और छोटे छोटे झरने थे जहां मैं हमेशा नहाती थी, तभी मेरी नज़र धारा के दूसरी तरफ बैठे एक आदमी पर पड़ी। उसे देखते ही मेरे कदम अपने आप धीमे हो गए और मैंने सोचना शुरू किया कि क्या अभी वापस टावर लौट जाना चाहिए और बाद में फिर से आना चाहिए। लेकिन जब मैंने उसे थोड़ा ध्यान से देखा तो वो मुझे ज़्यादा खतरनाक नहीं लगा। उसने बिल्कुल एक आम ट्रैकर जैसे कपड़े पहन रखे थे। हालांकि उसका शरीर किसी प्रोफेशनल डिफेंसिव लाइनमैन जितना भारी भरकम था, लेकिन चेहरा बिल्कुल वैसा था जैसे फिल्म सुपर बैड में मैकलविन का किरदार निभाने वाले लड़के का जुड़वा भाई हो। उसके छोटे काले बाल थे जिनकी आगे की लट थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी थी, और वही गहरी भूरी आंखें थीं जिन पर काले फ्रेम वाला चश्मा चढ़ा हुआ था। बस एक फर्क था, वो आदमी बहुत गठीला और ताकतवर था। मुझे पता था कि कभी कभी इक्का दुक्का ट्रैकर उस इलाके से होकर गुजरते रहते हैं, इसलिए उसे देखकर मैंने आगे क्या करना है इसका फैसला कर लिया। मैं सिर्फ किसी अजनबी की वजह से कम बिना अपना चेहरा और हाथ धोए वापस टावर नहीं लौटना चाहती थी। इसलिए मैंने तय किया कि जितना हो सके माहौल को सहज रखा जाए। धारा के पास पहुंचकर उसे बस एक हाय कहा जाए और उम्मीद की जाए कि वो एक नॉर्मल इंसान निकले। और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो मेरे पास बेयर स्प्रे तो था ही। जैसे ही मैं धारा के किनारे पहुंची, मेरी मौजूदगी से वो साफ तौर पर थोड़ा चौंक गया था। वो तुरंत उकड़ू बैठी अवस्था से खड़ा हो गया और थोड़ी झिझक के साथ मेरी आंखों में देखने से बचने लगा। मुझे याद है मैंने मुस्कुराकर कहा, हाय, ट्रैकिंग के लिए आज का दिन बड़ा अच्छा है। इतना कहकर मैंने अपना सामान नीचे रखा और पानी में कुछ कदम आगे बढ़ गई। उसने भी विनम्रता से मेरा अभिवादन किया, लेकिन उसी दौरान मैंने देखा कि वो मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मेरे सर पर एक और सर उगाया हो। वैसे उसकी हैरानी की वजह मैं अच्छी तरह समझ सकती थी। आखिर एक पल पहले तक वो धारा के किनारे अकेला बैठकर
शांति का आनंद ले रहा था। और अगले ही पल जंगल के बीच से आधे कपड़ों में लिपटी एक औरत निकलकर उससे ऐसे हाय कह रही थी जैसे वो दुनिया की सबसे सामान्य बात हो। ऐसी स्थिति में किसी की भी जिज्ञासा बढ़ना स्वाभाविक था, इसलिए शुरुआत में मैंने उसकी जिज्ञासा का जितना हो सका उतना जवाब दिया। उसने मुझसे पूछा कि मैं वहां क्या कर रही हूं। मैं हाथ और चेहरा धोते हुए मजाक में बस इतना बोली कि मैं हाथ और चेहरा धो रही हूं। शायद मैं थोड़ा मजाकिया बन रही थी और मुझे यह भी लगा कि उसके आगे कुछ और सवाल पूछने का पूरा हक था, इसलिए मैंने उनके जवाब भी दिए। मैंने उसे बताया कि मैं पास के एक फायर लुकआउट टावर पर ड्यूटी कर रही हूं। पूरी गर्मी वहीं रहने वाली हूं और वही धारा मेरे नहाने धोने का एकमात्र जरिया है। पहले तो वो काफी प्रभावित लगा। फिर उसने पूछा कि क्या मैं वहां पूरी तरह अकेली रहती हूं। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि किसी अजनबी को यह बताना शायद ठीक नहीं है कि मैं कितने लंबे समय तक बिल्कुल अकेली रहने वाली हूं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, वो आदमी अब तक हानि रहित लग रहा था और मैं पूरी तरह दुनिया से कटी हुई भी नहीं थी। इसलिए मैंने उसे सच सच बता दिया कि हाँ, मैं वहां अकेली रहती हूं, लेकिन अपनी सुरक्षा के पूरे इंतजाम भी कर रखे हैं। मैंने उसे बताया कि मेरे पास एक बहुत भरोसेमंद रेडियो है जिसका सिग्नल बिल्कुल साफ आता है और अगर मैं किसी मुसीबत में पड़ूं या कहीं आग लग जाए तो उसी वक्त फॉरेस्ट रेंजर्स को बुलाया जा सकता है। इससे उसके सवाल का जवाब तो मिल गया, लेकिन उसके चेहरे का भाव देखकर मुझे लगा जैसे उसे मेरी बात पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम्हारे पास बंदूक है? मैंने कहा नहीं। फिर उसने पूछा, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ रहता है? यह सवाल मुझे थोड़ा ज्यादा लगा, लेकिन इसका जवाब भी मैंने नहीं में ही दिया। इसके बाद उसने पूछा कि क्या रात में उस ऊंचे वॉच टावर पर अकेले रहते हुए मुझे कभी डर नहीं लगता? और यही वो एकमात्र सवाल था जिसका मैंने झूठा जवाब दिया। मैंने उससे कहा कि नहीं, मुझे रात में बिल्कुल भी डर नहीं लगता, जबकि सच ये था कि रात में डर ना लगना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि रातें ही वो समय थीं जब मैं सोचती थी कि कहीं पूरे एक सीजन के लिए यहाँ रहने का फैसला मैंने कुछ ज्यादा जल्दबाजी में तो नहीं कर लिया। रात के समय जंगल से तरह तरह की अजीब आवाजें आती थी और आपकी खिड़की के बाहर सर के ऊपर फैले तारों से भरे विशाल आसमान के नीचे चारों ओर सिर्फ अंधेरे का अथाह समंदर दिखाई देता था। और ये तो सिर्फ अच्छी रातों की बात थी। बुरी रातों में जब तेज हवाएं चलती थी तो वो टावर के चारों ओर ऐसी चीखती थी जैसे कोई बंसी बजा रहा हो। फिर वही हवा पूरे टावर को इतनी जोर से चरमराने पर मजबूर कर देती थी कि यह समझ ही नहीं आता था कि वो सिर्फ हवा की आवाज है या कोई अंधेरे में सीढ़ियां चढ़ते हुए धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा है। मैं वैसे आसानी से डरने वालों में नहीं हूं, लेकिन मेरे लिए भी उस लुकआउट टावर पर रातें बिताना हिम्मत की एक सच्ची परीक्षा होती थी। फिर भी उस आदमी के सवाल में कुछ ऐसा था जिसने मुझे महसूस कराया कि उसके सामने अपने डर का जरा भी इजहार करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। मुझे याद है वो कुछ पल तक बस वहीं खड़ा मुझे अविश्वास भरी नजरों से देखता रहा। शायद तब तक उसे मेरी बात पर यकीन हो गया था, लेकिन वो यही सोच रहा था कि मैं पूरी तरह पागल हूं। तब तक मैं लगभग नहा धो चुकी थी। मैं धारा से बाहर निकली, अपना सामान उठाया और वापस लुकआउट टावर की ओर चल पड़ी। लेकिन मैंने अभी कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि पीछे से उस भारी भरकम ट्रैकर ने मुझे आवाज दी। उसने कहा, तुम्हारे लिए यहां जंगल में बिल्कुल अकेले रहना सेफ नहीं है। उस पल मेरा मन हुआ कि पलट कर कहूं, तुम्हारे रहते तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है।
लेकिन मैंने सोचा कि उसे नाराज करना शायद समझदारी नहीं होगी, इसलिए मैंने उसे बस याद दिलाया कि मेरे पास बेयर स्प्रे है, एक टेजर है और मेरी रेडियो पर बस कुछ शब्द बोलते ही फॉरेस्ट रेंजर्स मेरी मदद के लिए पहुंच जाएंगे। सच कहूं तो मैं बस उसके मन में यह विश्वास बनाए रखना चाहती थी कि मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं, ताकि वो बार बार मुझे अपनी कंपनी देने की पेशकश ना करे। लेकिन इस कोशिश में मैं बुरी तरह नाकाम रही। मैंने जैसे ही रेंजर्स वाली बात कही, मैंने मुड़कर फिर से चलना शुरू कर दिया। तभी पीछे से उसने फिर से आवाज लगाई और पूछा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कंपनी दे सकता हूं। और सच कहूं तो मुझे किसी भी तरह का साथ बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। यहां तक कि अगर वो ब्रैडली कूपर जितना भी हैंडसम होता, तब भी मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। और अगर आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैंने उसे सीधा सीधा ये क्यों नहीं बता दिया कि मैं एक लेस्बियन हूं, ताकि वो मेरा पीछा छोड़ देता, तो इसके पीछे एक कड़वी सच्चाई है जो शायद आपको जाननी चाहिए। मेरी तरह की बहुत सी महिलाओं की तरह मैं भी ये अच्छी तरह जानती हूं कि कुछ हेट्रोसेक्सुअल लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ऐसी बात सुनकर जरा भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि कई बार तो वो और भी ज्यादा हिम्मत पा लेते हैं। कभी कभी तो मुझे खुलेआम होमोफोबिक इंसान से मिलना ज्यादा आसान लगता है, बजाय उस आदमी के जो मुझे अपनी लेस्बियन दोस्त बनाना चाहता हो, या उससे भी बदतर वो आदमी जो ये सोचता हो कि वही मुझे बदल देगा। यही सब सोचकर मैंने उस आदमी से अपने बारे में ऐसी कोई बात नहीं बताई। इसके बजाय मैंने उसके सवाल का जवाब एक और सवाल से दिया और उससे उसका नाम पूछ लिया। मेरा ये सवाल सुनकर वो थोड़ा असहज हो गया। फिर कुछ पल रुकने के बाद उसने बताया कि उसका नाम ट्रेंट है। मैंने भी अपना नाम बताया, जो एबी है। इसके बाद मैंने जितना साफ हो सकता था उतना साफ शब्दों में उसे समझा दिया कि मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं और मुझे किसी की कंपनी की जरूरत नहीं है। फिर उसे शुभकामनाएं देकर मैं वापस लुकआउट टावर की ओर चल पड़ी। जहां तक मुझे पता है, ट्रेंट मुझे तब तक जाता हुआ देखता रहा जब तक मैं उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। और उसी दौरान मुझे अपने इस फैसले पर अफसोस होने लगा कि मैंने उसे यह बता दिया था कि मैं कहाँ रहती हूं। सबसे अजीब बात यह थी कि ट्रेंट मुझे किसी पुराने जमाने की शूरवीरता की भावना में आकर बचाना चाहता था। सच कहूं तो मैं तो यही चाहती थी कि वो कोई सीधा साधा सिरफिरा या बदतमीज आदमी निकलता, ताकि मुझे उससे सख्ती से पेश आने का कोई ठोस बहाना मिल जाता। वो मुझे ऐसा इंसान नहीं लगा था जो बार बार लौट कर आए और किसी तरह की छेड़छाड़ या परेशान करने वाली हरकत करे। फिर लगभग 3 हफ्ते बीत गए। इतना समय गुजर गया कि मैं ट्रेंट के साथ हुई उस छोटी सी मुलाकात को लगभग भूल ही चुकी थी। फिर एक दिन मैं हमेशा की तरह नहाने के लिए उस धारा की ओर नीचे उतर रही थी, लेकिन जैसे ही मैं पानी के पास पहुंची, मैंने उसे फिर देखा। ट्रेंट पानी के किनारे से बस कुछ ही फीट दूर एक चपटी सी चट्टान पर बैठा था, और जैसे ही उसने मुझे आते देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं उसी तरह तैयार होकर आई थी जैसे पहली बार उससे मिली थी। मेरे शरीर पर सिर्फ एक तौलिया था जिसके नीचे स्विमिंग सूट पहना हुआ था, पैरों में चप्पल थी और हाथ में वही बैग था जिसमें दूसरी चीजों के साथ मेरा बेयर स्प्रे भी था। उस समय तो मेरा मन हुआ कि बेयर स्प्रे उसकी तरफ उठाकर दिखा दूं, मानो कह रही हूं कि मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन एक बार फिर मैंने यही सोचा कि उसे नाराज करना ठीक नहीं होगा। मैंने सिर्फ शिष्टाचार निभाने के लिए उसे फिर से हाय कहा। असल में मेरा उससे बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वो मेरा नहाने का समय खराब कर रहा था, और क्योंकि मुझे पूरा यकीन था
कि वो जानबूझकर मुझसे दूसरी बार मिलने की कोशिश में वहां आया था, इसलिए उसकी मौजूदगी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। ट्रेंट ने भी मुझसे हाय कहा और फिर मुझसे ऐसी छोटी मोटी बातें करने लगा जैसे हम पहले से काफी परिचित हों। मैंने पूरी कोशिश की कि विनम्र बनी रहूं। मैंने उसे बताया कि मैं ठीक हूं और अब तक मुझे कहीं कोई आग नहीं दिखाई दी है, लेकिन आखिरकार बात फिर वहीं आ पहुंची कि मुझे उसकी कंपनी की जरूरत है। शुरुआत ट्रेंट ने यह कहकर की कि जंगल में किसी का बिल्कुल अकेले रहना कितना खतरनाक होता है और उसे लगता है कि मैं ऐसा करने की हिम्मत दिखाकर बहुत बहादुरी का काम कर रही हूं। मैंने उसे फिर से समझाया कि अगर इंसान खुद सावधानी बरते और मुसीबत से दूर रहे तो ये जगह उतनी खतरनाक नहीं है जितनी लोग समझते हैं। लेकिन उसने वहीं से बात मोड़ते हुए ये कहना शुरू कर दिया कि अगर मेरे साथ वहां कोई और होता तो वो मेरी सुरक्षा का ख्याल रख सकता था। जब मैं एक बार फिर उसे समझा रही थी कि मुझे उसकी सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है, तब मैंने देखा कि ट्रेंट धीरे धीरे झुंझलाने लगा था। और सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी झुंझलाहट सिर्फ इसलिए नहीं थी कि उसकी बात मानी नहीं जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सचमुच समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं ऐसा क्यों सोचती हूं। फिर जब मैंने उससे कहा कि मुझे किसी बड़े शहर की तुलना में गोल्ड माउंटेन पर कहीं ज्यादा सुरक्षित महसूस होता है, तो जैसे उसका धैर्य पूरी तरह टूट गया। उसने जोश में भरकर मुझे समझाना शुरू कर दिया कि मैं बहुत भोली हूं, दुनिया को आदर्शवादी नजरिए से देखती हूं और जंगल जैसी जगहों पर ऐसी सोच इंसान की जान भी ले सकती है। दूसरी बार भी मैंने उससे यही कहा कि मैं उसकी चिंता की कद्र करती हूं, लेकिन उसकी ये चिंता पूरी तरह बेवजह है। लेकिन जब वो किसी भी तरह चुप होने का नाम नहीं ले रहा था, तो इस बार मेरा धैर्य भी जवाब दे गया। मैंने ट्रेंट से साफ साफ कह दिया कि सच पूछो तो इस पूरे जंगल में अगर कोई एक इंसान है जिसकी वजह से मुझे असुरक्षित और असहज महसूस हो रहा है, तो वो सिर्फ वही है। मैं कई हफ्तों से वहां रह रही थी और अब तक वही इकलौता आदमी था जिसने मेरे प्रति ऐसी हरकतें की थी जो मुझे अजीब और बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसलिए अगर वो सचमुच चाहता है कि मैं खुद को सुरक्षित महसूस करूं, तो उसे बस मुझे पूरी तरह अकेला छोड़ देना होगा। उस पल ये सब कहकर मुझे थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ उसकी गलतफहमी दूर करना था, आग में घी डालना नहीं। उसने तुरंत अपना बनावटी विनम्र रवैया छोड़ दिया और सीधे अपमान पर उतर आया। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं बेवकूफ हूं या फिर यह मेरी जिंदगी की पहली कैंपिंग है, इसलिए मुझे कुछ पता ही नहीं। उसने कहा कि जिसे भी जंगलों का थोड़ा सा अनुभव होता है वो जानता है कि जंगल इंसान को मारने के 1000 तरीके जानता है और मेरे जैसी नासमझ लड़की उसके जैसे किसी आदमी की सुरक्षा के बिना एक हफ्ता भी नहीं टिक पाएगी। बस यही बात थी जिसने मुझे अंदर तक गुस्से में भर दिया। मुझे इस बात पर गुस्सा नहीं आया कि वो ये मान रहा था कि मैं अपना बचाव नहीं कर सकती। मुझे इस बात पर गुस्सा आया कि वो मुझे बेवकूफ़ और भोली समझ रहा था, और उससे भी ज़्यादा इस बात पर कि वो अपनी चालाकी और घमंड के दम पर मुझे डराकर अपनी कंपनी स्वीकार करवाना चाहता था। मैं गुस्से से धारा से बाहर निकली, अपना सामान उठाया और हाथ में पकड़ा हुआ बेर स्प्रे का कैन उसकी तरफ उठाकर दिखाया। मैंने उससे कहा कि अपनी घिनौनी और चालाक हरकतें कहीं और जाकर करे, और अगर वो दोबारा मुझे इस धारा के पास दिखाई दिया तो मैं फॉरेस्ट रेंजर से उसकी शिकायत करूंगी कि वो मुझे परेशान कर रहा है। मैंने उसे ये भी साफ साफ बता दिया कि रेंजर्स के पास उसे गिरफ्तार करने का अधिकार भी है। मैंने ये भी कहा कि सच तो ये है कि उसके लिए वही सबसे अच्छा नतीजा होगा, क्योंकि अगर वो मेरे 10 फीट के भीतर भी आया तो मैं उसके ऊपर बेर स्प्रे छिड़क दूंगी और वो अंधा भी हो सकता है,
इतना कहकर मैं मुड़ी और पहले की तरह वापस लुकआउट टावर की ओर चल पड़ी। लेकिन कुछ हफ्ते पहले की तरह इस बार भी ट्रेंट ने पीछे से मुझे आवाज लगाई और उसने जो कहा उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। उसने चिल्लाकर कहा, औरतों की यही आदत होती है, जो उनकी मदद करना चाहता है उसी के मुंह पर थूक देती हैं। ट्रेंट की यह बात जितनी घिनौनी थी उतनी ही परेशान करने वाली भी। मुझे हमेशा लगा था कि ट्रेंट के व्यवहार में कुछ ऐसा था जिससे लगता था कि उसे लोगों की भावनाएं और उनका नजरिया समझने में दिक्कत होती थी। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि जब वो मेरी सोच को नहीं समझ पाया तो वो बुरी तरह गुस्सा हो गया। मुझे नहीं लगता कि ट्रेंट जानबूझकर मुझे डराने या मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा था। मेरे हिसाब से बात इतनी नहीं थी। मुझे लगता है कि मेरी सोच को समझ न पाने की उसकी असमर्थता पहले झुंझलाहट में बदली और फिर धीरे धीरे मेरे प्रति सच्ची नफरत में। गोल्ड माउंटेन पर बिताए उन 3 महीनों में जितने भी ट्रैकर से मेरी मुलाकात हुई, उनमें अगर किसी एक से दोबारा मिलना सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण था तो वो ट्रेंट ही था। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मैं डरी नहीं थी। जरा सोचिए, मैं शहर के अजीब और परेशान करने वाले लोगों से दूर भागकर इस जंगल में आई थी और अब ऐसा लग रहा था जैसे वही लोग मेरा पीछा करते हुए यहां तक पहुंच गए हों। ट्रेंट पहले ही ये साबित कर चुका था कि वो सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए इतनी दूर तक पैदल चलकर आने को भी तैयार था। उस दिन टावर पर लौटने के बाद मुझे लगने लगा था कि अब उसका फिर से आना सिर्फ समय की बात है। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि हमारी तीसरी मुलाकात इतनी जल्दी होगी और वो इतनी भयानक साबित होगी। उस दूसरी मुलाकात के लगभग 1 हफ्ते बाद भी ट्रेंट के लौट आने का ख्याल मेरे मन से निकला नहीं था। इसलिए उस रात जब मैं सोने गई तो मैंने अपना बेयर स्प्रे और टेजर दोनों अपने बिल्कुल पास रख लिए। मुझे याद है, नींद में जाने से पहले मैं झिंगुरों की लगातार आती आवाज सुन रही थी। लेकिन उसके बाद जो अगली आवाज मैंने सुनी उसने मुझे झटके से जगा दिया। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई आवाज आपको नींद से जगा दे, लेकिन जागने के बाद आपको समझ ही ना आए कि आपने आखिर सुना क्या था? कुछ लोग तो बताते हैं कि उन्हें सपने में अपने फोन की रिंगटोन सुनाई देती है या कोई उन्हें नाम लेकर जगा रहा होता है। लेकिन उस रात मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं किसी आवाज से अचानक जाग गई थी, लेकिन यह बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी कि वो आवाज आखिर थी क्या। मैं कुछ सेकंड तक चुपचाप पड़ी रही। मैं सोच रही थी कि शायद पास कहीं किसी कायोटे की हाउल की आवाज ने मुझे जगा दिया होगा और अब शायद उसकी अगली चीख सुनाई दे। लेकिन तभी मुझे वो आवाज सुनाई दी और उस पल उससे ज्यादा डरावनी आवाज शायद कोई और हो ही नहीं सकती थी। वो आवाज थी स्टील की सीढ़ियों पर किसी भारी बूट के पड़ने की आवाज। कोई टावर की सीढ़ियां चढ़ रहा था। मुझे याद है कि मैं तुरंत अपना स्लीपिंग बैग हटाकर उठकर बैठ गई। उस समय मेरे शरीर पर सिर्फ अंडरगारमेंट्स थे। मैंने पास रखी छोटी मेज से अपना बेयर स्प्रे और टेजर भी उठा लिया। उसके बाद मैं फिर से बिल्कुल अंधेरे में एकदम स्थिर खड़ी हो गई और ध्यान से स्टील की सीढ़ियों पर पड़ते बूट्स की आवाज सुनने लगी। कुछ पल तक सन्नाटा रहा, फिर अचानक वही आवाज दोबारा सुनाई दी। जो भी था वो जितना हो सके उतने धीरे धीरे कदम रखने की कोशिश कर रहा था ताकि आवाज दब जाए, लेकिन वो इस कोशिश में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो रहा था। मैंने अंधेरे में बस एक शब्द पुकारा, हेलो। फिर मैंने टेजर नीचे रखा और उसकी जगह अपनी टॉर्च उठा ली। इसके बाद मैं जोर से चिल्लाई, मुझे पता है कि बाहर कोई है और मेरे पास बंदूक है,
और मैं अभी फॉरेस्ट रेंजर्स को भी बुलाने वाली हूं। बंदूक वाली बात तो बिल्कुल झूठ थी, लेकिन उस घबराहट में बस वही बात सबसे पहले मेरे दिमाग में आई। इसके बाद कुछ पल तक बिल्कुल सन्नाटा छाया रहा। शायद मन ही मन मुझे पहले से अंदाजा था कि बाहर कौन है। फिर उसी सन्नाटे को ट्रेंट की आवाज ने तोड़ा, और उसने जो कहा उससे मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो ट्रेंट था, बल्कि इसलिए कि उसने क्या कहा। उसने बिल्कुल सपाट, डांटने वाले लहजे में कहा, तुम यहां सेफ नहीं हो एबी। मैं पूरी ताकत से उस पर चिल्लाई कि अगर उसने टावर के अंदर घुसने की जरा भी कोशिश की तो मैं उसे सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दूंगी और वहीं पड़ा रहने दूंगी जब तक फॉरेस्ट रेंजर्स नहीं आ जाते। मेरी बात का उसने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय मुझे बस उसके बूट्स की आवाज सुनाई देती रही, जो एक एक कदम करके सीढ़ियां चढ़ते हुए लगातार मेरे और करीब आती जा रही थी। वो खामोशी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं फिर से पूरी ताकत से चिल्लाई और उससे कहा कि अगर उसने अभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा तो उसके पास बस एक आखिरी मौका है, वरना मैं उस पर बेयर स्प्रे छिड़क दूंगी। और तभी वो सामने आ गया। कांच की दूसरी तरफ उसका काला सा साया दिखाई दिया। मैंने तुरंत अपनी टॉर्च जला दी। तेज रोशनी सीधे उसकी आंखों पर पड़ी और वो कुछ पल के लिए पूरी तरह चौंधिया गया। उस रोशनी में उसका चेहरा जिस तरह मरोड़ खा रहा था, उसे देखकर वो किसी इंसान से ज्यादा किसी राक्षस जैसा लग रहा था। मैं फिर चिल्लाई और उसे चेतावनी दी कि दरवाजा खोलने की कोशिश करने की भी मत सोचना, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। फिर उसने जो अगला वाक्य कहा उसने सचमुच मेरी रगों में खून जमा दिया। उसने कहा, तुम्हें कोई सबक सिखाना पड़ेगा एबी। आज इतने साल बाद भी जब मैं सबक सिखाना ये शब्द लिखती हूं तो गुस्से से मेरे गाल गर्म हो जाते हैं, लेकिन उस रात इन शब्दों ने मेरी रूह तक हिला दी थी। उस समय सबक सिखाने का मतलब मुझे पढ़ाना या समझाना नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। उसका मतलब मुझ पर हमला करना था। उसका मतलब मेरी इज्जत को रौंद देना था, और शायद उसका मतलब मुझे यातना देकर मार डालना भी हो सकता था। लेकिन ट्रेंट मेरे साथ इनमें से कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि ट्रेंट चाहे जैसा भी इंसान था, एक बात साफ थी, उसमें जरा भी प्रैक्टिकल समझ नहीं थी। जैसे ही उसने कैबिन का दरवाजा खोला और अपनी आंखों को ठीक से बचाए बिना अंदर घुसने की कोशिश की, उसने मुझे वही मौका दे दिया जिसका मुझे इंतजार था। मैंने बिना एक पल गंवाए पूरा का पूरा बेयर स्प्रे उसके चेहरे पर उड़ेल दिया, और इस बार मैंने बिल्कुल भी रहम नहीं किया। जैसे ही मुझे साफ निशाना मिला, मैंने बेयर स्प्रे की लंबी धार सीधे उसके चेहरे पर छोड़ दी, और उसका असर तुरंत हुआ। वो दर्द से तिलमिला उठा। उसने अपनी आंखें मलनी शुरू कर दी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो पीछे नहीं हटा। इसके बजाय उसने आंखें बंद किए हुए ही मेरी तरफ झपट्टा मारा और अंधाधुंध हाथ मारकर मुझे पकड़ने की कोशिश करने लगा। वो पल बहुत डरावना था। मैं बस एक कदम किनारे हट गई और वो मुझे छू भी नहीं पाया। लेकिन मुश्किल ये थी कि कैबिन बहुत छोटा था, और इसका मतलब था कि बस 1-2 सेकंड में वो अपनी दिशा बदल सकता था और मुझे किसी कोने में फंसा सकता था। गनीमत रही कि मेरा टेजर बिल्कुल मेरे पास ही रखा था, इसलिए जब उसने दूसरी बार अंदाजे से मेरी तरफ झपट्टा मारा तो मैं फिर से एक तरफ हट गई, और इससे पहले कि वो दोबारा संतुलन बना पाता, मैंने टेजर उसके शरीर से लगाकर लगातार झटके देने शुरू कर दिए। शायद मेरी बात थोड़ी निर्दयी लगे, लेकिन उस रात ट्रेंट की चीखें सुनना शायद मेरी जिंदगी का सबसे संतोष देने वाला अनुभव था।
उसकी सारी अकड़ एक पल में निकल गई। वो वहीं जमीन पर पड़ा हांफने लगा। हर झटके के बीच मैं उस पर चिल्लाती कि बाहर निकल जाओ, और जब भी वो नहीं हिलता मैं उसे फिर से टेजर का झटका देती। फिर उसकी चीखें छोटे से कैबिन में गूंज उठती। मुझे तो अब यह भी लगता है कि शायद उस रात ट्रेंट शराब पीकर आया था। हो सकता है कि अगर कोई मुझ पर बेर स्प्रे छिड़क दे और टेजर से झटके दे तो मेरी जुबान भी लड़खड़ाने लगे। लेकिन मुझे आज भी पूरा शक है कि उस रात ट्रेंट के इतने घटिया फैसलों के पीछे शराब का भी बड़ा हाथ था। वजह जो भी रही हो, कैबिन के अंदर घुसने का फैसला उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं हुआ। कुछ और बार टेजर के झटके खाने के बाद उसने किसी तरह खुद को घसीटते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ना शुरू किया और बाहर सीढ़ियों की ओर निकल गया। उस पूरे समय मैं लगातार उस पर चिल्ला रही थी कि यहां से दफा हो जाओ, और तब तक कैबिन के अंदर बेर स्प्रे का असर भी हवा में फैल चुका था, जिसकी वजह से मैं खुद भी उससे परेशान होने लगी थी। मैंने उस पर दोबारा बेर स्प्रे तब तक नहीं छिड़का जब तक वो सीढ़ियों से लगभग आधा नीचे नहीं उतर गया। बाहर निकलते समय मैं लगातार उसे टेजर से झटके देती रही, और सच कहूं तो मन ही मन यही चाह रही थी कि वो संतुलन खोकर सीढ़ियों से नीचे लुढ़क जाए। लेकिन शायद टेजर का करंट इतना ताकतवर नहीं था कि उसका पूरा शरीर अकड़ जाता और वो गिर पड़ता। हर बार बस इतना होता कि वो दर्द से तन जाता और जोर से चीख उठता जब मैं टेजर उसकी पीठ या बगल में लगाती। फिर जैसा मैंने कहा, जब वो सीढ़ियों के लगभग बीच तक पहुंच गया तो मैंने एक बार फिर उसके ऊपर बेर स्प्रे का जोरदार स्प्रे किया, और उसके तुरंत बाद मैं भागकर वापस कैबिन में आई ताकि रेडियो से फॉरेस्ट रेंजर्स को मदद के लिए बुला सकूं। फॉरेस्ट रेंजर्स हमेशा बारी बारी से ड्यूटी करते थे ताकि रेडियो पर 24 घंटे निगरानी बनी रहे। इसलिए सही फ्रीक्वेंसी मिलते ही मैंने तुरंत उन्हें पूरी घटना बता दी। लेकिन जब तक वो वहां पहुंचे ट्रेंट गायब हो चुका था। हालांकि अगली सुबह बहुत जल्दी ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उससे पूछताछ की गई और फिर बिना किसी आरोप के उसे छोड़ भी दिया गया। पुलिस की नज़र में उस रात जो कुछ हुआ था वो बस मेरी बात बनाम उसकी बात थी। वो ये साबित नहीं कर सकते थे कि ट्रेंट की नीयत सचमुच बुरी थी, और वो बस यही साबित कर सकते थे कि मैंने उस पर बेर स्प्रे का इस्तेमाल किया था। सिर्फ एक चीज़ थी जिसने पुलिस को मेरी बात पर भरोसा करने के लिए मजबूर किया, वो ये कि जब ट्रेंट से पूछा गया कि वो आधी रात को जंगल में उस टावर के आसपास क्या कर रहा था, तो उसके जवाब बहुत अजीब और गोलमोल थे। उसे छोड़ने से पहले पुलिस ने उसे साफ चेतावनी दी कि वो गोल्ड माउंटेन से दूर रहे, और अगर हो सके तो पूरे कॉलविल नेशनल फॉरेस्ट से भी दूर रहे। लेकिन सच कहूं, इससे मेरे मन को जरा भी शांति नहीं मिली, बल्कि उसके बाद के पूरे कुछ हफ्तों तक मैं हर पल यही सोचती रही कि कहीं ट्रेंट दोबारा वापस आकर हिसाब बराबर करने की कोशिश ना करे। उस घटना के बाद मैं उस धारा के पास फिर कभी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाई। मैं जहां भी जाती बार बार मुड़कर अपने पीछे देखने लगती, और अगर लुकआउट टावर के बाहर कोई चूहा भी जरा सी आवाज कर देता तो यकीन मानिए मेरी आंख तुरंत खुल जाती, दिल जोर जोर से धड़कने लगता और मेरा हाथ सीधा बेर स्प्रे की तरफ बढ़ जाता। ट्रेंट, अगर उसका असली नाम यही था, उसने मेरी जिंदगी के सबसे बड़े रोमांच को इस हद तक जहरीला बना दिया था कि मैं उसका आनंद ही नहीं ले पा रही थी। और जब आखिरकार वहां से जाने का समय आया तो मैं रो पड़ी। लेकिन वो आंसू उस जगह को छोड़ने के दुख के नहीं थे, वो आंसू इस बात की राहत के थे कि आखिरकार मैं वहां से निकल रही थी। और यह एहसास उस प्रतिक्रिया से इतना अलग था
जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। उस घटना ने सचमुच मेरा दिल तोड़ दिया था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर करना मत भूलना। कमेंट्स में अपने फीडबैक और सजेशंस भी ज़रूर देना। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी कहानियां आपसे मिस ना हो, उससे पहले ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं तो आप स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके छोटी अमाउंट से भी मेरी मदद कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही और कहानियों के साथ। नमस्कार।